आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सुहाना ऑफिस पहुंच गई थी। 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था इस ऑफिस में। कुछ नए चेहरे थे तो कुछ पुराने, जो सुहाना को देखकर हैरान रह गए थे। पर सुहाना किसी की तरफ ध्यान नहीं देती। उसे बस किसी तरह प्रशांत के कैबिन में जाना था, वो भी उसके आने से पहले। वो आसपास देखती है और मौका देखकर प्रशांत के कैबिन में घुस जाती है और एक हिडन कैमरा छिपा देती है वहाँ पर, और वो भी ऐसी जगह जहाँ से वो उस कैबिन में होने वाली सारी बातें सुन सके, सब कुछ देख सके। जब वो सुबह ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में आकाश ने उसे हिडन कैमरा दिया और अपना अगला प्लान बताया। दोनों ने सोचा कि वो प्रशांत के कैबिन की तलाशी नहीं ले सकते, पर उसके कैबिन में कैमरा तो लगा सकते हैं ना, ताकि वो प्रशांत पर नज़र रख सके, उसकी बातें सुन सके, उसके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जान सके, और फिर धीरे धीरे प्रशांत के हाथ से सारे बड़े प्रोजेक्ट छीन ले और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दे। ये प्लान था सुहाना और आकाश का। अब बाकी देखना ये होगा कि वो अपने प्लान में कितना कामयाब होते हैं। सुहाना ने अच्छे से कैमरा वहाँ पर लगा दिया था। प्रशांत के ऑफिस आने का समय हो गया था। तभी पियून उसकी कैबिन को एक नज़र देखने आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई सामान इधर से उधर तो नहीं रखा है, क्योंकि प्रशांत को साफ सफाई बहुत पसंद थी और ये बात हर कोई जानता था। ठीक उसी वक्त सुहाना कैबिन से बाहर निकल रही थी। वो पियून को देखकर एकदम से हड़बड़ा जाती है। अब पियून इसे जानता था, ये तो सुहाना मैडम है, जो सालों पहले प्रशांत सर के साथ थी। एक पल के लिए वो हैरान रह गया था उसे वहाँ देखकर। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो उससे सवाल करता है। सुहाना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो मैं प्रशांत से मिलने आई थी, वो एकदम से बोल देती है और फिर उससे नज़रें चुराते हुए कैबिन से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी वक्त आराध्या और प्रशांत ऑफिस के अंदर आते हैं। प्रशांत अपने फ़ोन पर कोई मेल चेक कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान सुहाना पर नहीं गया, लेकिन आराध्या ने उसे उसके कैबिन से निकलते हुए देख लिया और तभी उसका दिमाग ठनका कि ये कैबिन में क्या कर रही थी। पहले तो उसका दिल किया कि जाकर उससे पूछ लें, पर इस बार वो बिना किसी सबूत के सुहाना पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी। इतना तो वो समझ गई थी कि सुहाना बहुत चालाक और शातिर लड़की है, आसानी से तो बाज नहीं आएगी। पियून प्रशांत के कैबिन से बाहर आता है। आराध्या एकदम से उसके पास जाकर, सुनो, ये जो लड़की अभी कैबिन से निकली है, ये यहाँ पर क्या कर रही थी? वो अपना शक दूर करने के लिए या अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उससे सवाल करती है। अब जैसा कि सुहाना ने पियून को बताया था, वैसा ही वो आराध्या को बता देता है। मैम, ये सुहाना मैम है, ये कह रही थी कि ये प्रशांत सर से मिलने आई हैं, और फिर वहाँ से निकल गई। क्या हुआ मैम, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? पियून उससे सवाल करता है। नहीं नहीं, तुम जाओ, आराध्या उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन सुहाना की ये बात कि वो प्रशांत से मिलने आई थी, जबकि वो जानती थी कि प्रशांत अभी घर में है, ऑफिस आया नहीं है, फिर वो कैबिन में क्या करने गई थी? आराध्या के दिमाग में बस यही चल रहा था कि सुहाना उसके कैबिन में क्या करने जा सकती है, जबकि प्रशांत वहाँ है ही नहीं। वो वहीं खड़ी ये सब सोच रही थी कि तभी प्रशांत उसके पास आता है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ, यहाँ अकेली खड़ी क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है? वो उसकी फिक्र करते हुए बोलता है। अब आराध्या के पास कोई सबूत नहीं था सुहाना के खिलाफ। फिलहाल के लिए वो चुप रहना ही बेहतर समझती है, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि वो सुहाना पर पूरी नज़र रखेगी और जहाँ उसकी एक गलती पाई जाएगी, वो तुरंत उसे सबके सामने लाकर रहेगी। और फिर वो बिना बात के प्रशांत को भी परेशान करना नहीं चाहती थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही, अब चलें, ये कहती हुई वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। प्रशांत भी उसके पीछे चल पड़ता है। जाते जाते उसकी नज़र सुहाना पर पड़ती है, जो कि एक कोने में खड़ी हुई थी। प्रशांत उसकी तरफ देखकर, मिस सुहाना, कैबिन में आइए, इतना कहकर प्रशांत अंदर चला जाता है। प्रशांत के इस तरह उसे बुलाने से सुहाना की धड़कनें बढ़ गई थी। घबराहट होने लगी थी उसको कि कहीं प्रशांत को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं वो ये तो नहीं जान गया कि उसने उसके कैबिन में हिडन कैमरा लगाया है। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन अपने चेहरे से पता नहीं चलने देती। वो अपने चेहरे के भाव सामान्य रखते हुए कैबिन के अंदर जाती है, जहाँ प्रशांत अपनी कुर्सी पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था और आराध्या अपने कैबिन में चली गई थी।
वो कांच की दीवार में से उन दोनों को ही देख रही थी। सुहाना को देखकर वो मन में, लो आ गई चुड़ैल हूँ। प्रशांत सुहाना को बैठने का इशारा करता है। सुहाना उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। सो मिस सुहाना, अपने बारे में बताइए। अपने अनुभव के बारे में बताइए। आपको काम से रिलेटेड क्या क्या आता है, किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है आपको, ताकि मैं उस हिसाब से आपको जॉब दे सकूं। प्रशांत बिल्कुल अनजान की तरह उससे बात कर रहा था। आराध्या तक उन दोनों की बातें नहीं पहुंच रही थी और वैसे भी वो अपना काम कर रही थी। सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने ज़िंदगी में कुछ काम किया हो तो उसको पता हो ना। उसको तो ये था कि वो वापस से प्रशांत के सामने जाएगी और वो फिर से लट्टू बनकर उसके आगे पीछे घूमेगा और वही करेगा जो वो कहेगी। लेकिन यहाँ तो प्रशांत पूरा बदल चुका था। वो अभी भी ये सोच रही थी कि क्या बोले। वहीं प्रशांत उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था और हिडन कैमरे में से आकाश दोनों को देख रहा था। उसे सुहाना पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है। सुहाना एकदम से प्रशांत की तरफ देखते हुए, तुम तो मुझे जानते ही हो ना प्रशांत, तुम तो जानते ही हो कि मैं काम। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, प्रशांत बीच में ही उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए, एक्सक्यूज़ मी, डोंट कॉल मी प्रशांत। बॉस हूँ मैं तुम्हारा और मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे बाकी एम्प्लॉय मुझसे बात करते हैं ठीक वैसे ही तुम भी मुझसे बात करो। इज़ दैट क्लियर? प्रशांत अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोलता है। सुहाना को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस। वो मन में, जितना उड़ना है उड़ लो मिस्टर प्रशांत शेरगिल, बहुत जल्द तुम मुंह के बल गिरने वाले हो। मैं तुम्हें पूरा बर्बाद करने वाली हूँ और उस वक्त मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अकड़ना किसे कहते हैं। सुहाना से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। मन में बेहद गुस्से से ये सब सोचती हुई वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाते हुए, सॉरी सर, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन प्रशांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपनी फाइल खोलकर अपनी आंखें उसमें गड़ाते हुए, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनकर सुहाना को लगता है कि कहीं वो उसे ऑफिस से ना निकाल दे। वो एकदम से उससे रिक्वेस्ट करते हुए, मैं जानती हूँ कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट मैं बहुत जल्दी सब सीख लूँगी। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हुए बोलती है। बदले में प्रशांत हल्का सा मुस्कुराते हुए, डोंट वरी, मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल नहीं रहा हूँ, वेट अ मिनट। इसके बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करके अंदर बुलाता है और फिर सुहाना की तरफ देखकर, ये हैं यहाँ के मैनेजर जो तुम्हें सारा काम सिखाएंगे, तुम इनके अंडर ही काम करोगी। मैनेजर को देखकर सुहाना की आंखों में चमक आ जाती है। यही तो वो चाहती थी कि कंपनी का कोई ऐसा बंदा जो प्रशांत का सारा काम देखता हो, जिसे सब चीज़ पता हो कि कौन सी फाइल कहाँ रखी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है, कौन सी डील होगी, जिसे ऑफिस के बारे में सब पता हो। और वो उसे मिल गया था और मैनेजर से ये सब बातें कैसे निकलवानी है ये वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो खुशी खुशी मैनेजर के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ सोचकर प्रशांत के चेहरे पर फिर से एक रहस्यमय मुस्कान तैर जाती है। आराध्या जो उसे ही देख रही थी, वो मन में, ये किस बात पर इतना मुस्कुरा रहा है, ऐसा भी क्या कह दिया उस चुड़ैल सुहाना ने, अभी जाकर खबर लेती हूँ इसकी। ये कहती हुई वो प्रशांत के पास जाने लगती है। उधर सैम अपने कमरे में आराम कर रहा था। आज उसका मन ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का या कुछ करने का। कितनी मेहनत की थी उसने अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर, जिसकी डील वो पंखुड़ी के साथ करने वाला था, लेकिन एक गलतफहमी ने सब कुछ खराब कर दिया। मूड ऑफ था उसका, जिसे सही होने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला था। वैसे मूड ऑफ तो पंखुड़ी का भी था। वो हिमांशी और कुहू के साथ अब घर पहुंच गई थी, जहाँ कुमुद उन सबका इंतजार कर रही थी। कुहू अपनी नानी को देखते ही सीधा उनकी गोदी में चली जाती है और कुमुद भी उसे खूब लाड लड़ाने लगती है। पंखुड़ी तो अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हिमांशी वहीं खड़ी कुहू को देख रही थी। फिर उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाती है, जिस पर हार चढ़ा हुआ था, और वह उसके पति हर्ष की तस्वीर थी। हर्ष की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके इस तरह हिमांशी की ज़िंदगी से जाने से कितना टूट गई थी वो, और फिर किस तरह उसने खुद को समेटा था, ये तो बस वही जानती थी। कुहू के जन्म को सिर्फ 6 महीने ही बीते थे कि तब उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया।
तब से लेकर अब तक हिमांशी सब कुछ अकेली ही संभालती आई है। हर्ष का बिजनेस, उसकी सभी जिम्मेदारियां, ऊपर से कुकू की जिम्मेदारी, इन सब में वो खुद को तो बिल्कुल ही भूल गई थी। वो क्या थी और अब क्या बन गई थी। वो हर्ष की तस्वीर को देखते हुए मन में, अगर आज तुम मेरे साथ होते तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती तुम्हारे साथ। हर्ष के साथ बिताए पलों को याद करके उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे कुमुद देख लेती है। समझती थी वो अपनी बेटी का दर्द, कि कितना मुश्किल दौर है उसके लिए। अभी भी वो हर्ष की यादों से बाहर नहीं आ पाई है। बस एक कुहू की वजह से उसने फिर से जीना शुरू कर दिया है, लेकिन वो अभी भी वहीं रुकी हुई है जहां हर्ष उसे छोड़कर गया था। कितनी बार समझाया था उसने हिमांशी को कि कुहू अभी छोटी है, इसलिए वो दूसरी शादी कर ले, पर हिमांशी नहीं मानी। ये सोचकर कि चाहे कोई कितना भी कर ले, पर वो कुहू को एक पिता का प्यार नहीं दे पाएगा जो हर्ष दे सकता था। उसकी जगह वो किसी को नहीं देगी। वो अभी भी वहीं खड़ी हर्ष की तस्वीर को देख रही थी। तभी कुमुद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्यों बीती बातें याद कर रही है बेटा? जाकर फ्रेश हो जा, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ। उसकी बात सुनकर हिमांशी अपने आप को संभालती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद हिमांशी और पंखुड़ी दोनों ही फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए आ गई थी। कुहू आराम से कमरे में सो रही थी। कुमुद, हिमांशी, पंखुड़ी तीनों ही नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जहाँ हिमांशी और कुमुद कुछ न कुछ बात कर रहे थे, वहीं पंखुड़ी का ध्यान कहीं और था। कुमुद उसकी तरफ देखते हुए, तुझे क्या हुआ है? कल से देख रही हूँ, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? वो उसकी चिंता करते हुए बोलती है। पंखुड़ी एक नज़र हिमांशी की तरफ देखती है, फिर कुमुद की तरफ देखकर, वो मुझसे एक गलती हो गई है माँ। दरअसल जिन्होंने कल आपकी हेल्प की थी वो मुझसे ही मीटिंग करने के लिए आ रहे थे, और जब वो मीटिंग के लिए लेट पहुँचे तो मैंने उन्हें खूब सुना दिया, बहुत भला बुरा कह दिया। बाद में पता चला कि वो तो हमारी ही हेल्प कर रहे थे। इतना कहकर पंखुड़ी चुप हो जाती है, पर सारी सच्चाई जानने के बाद कुमुद का पारा गर्म हो जाता है। वो अपना माथा पीटते हुए, हे भगवान, इस लड़की को पता नहीं कब अकल आएगी। जब भी करेगी कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करेगी। हमेशा अपने नाक पर गुस्सा लेकर घूमती है, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती अपना गुस्सा? अरे कम से कम पूछना तो चाहिए कि वो लेट क्यों हो गया। तुझे तो बहाना चाहिए किसी ना किसी से लड़ने का। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रही थी। हिमांशी कुमुद को शांत करते हुए, माँ प्लीज़ आप इतना गुस्सा मत कीजिए। कुमुद एकदम से, अरे कैसे ना गुस्सा करूं? वो बेचारा तो हमारी हेल्प कर रहा था, बदले में इसने क्या किया? और ये बात तू मुझे जब नहीं बता सकती थी, जब वो मेरे साथ अस्पताल में आया था? मैं तभी उससे माफ़ी मांग लेती। भगवान जाने क्या होगा इस लड़की का। वो पंखुड़ी को आंखें दिखाते हुए बोल रही थी। पंखुड़ी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी माँ की तरफ देखने की, क्योंकि गलती ही ऐसी की थी उसने। अब ऐसे बैठे रहने से कुछ हो जाएगा क्या? फ़ोन करो और माफ़ी मांग उससे। कुमुद गुस्से से कहती है, माँ जब मुझे सच्चाई पता चली थी तो मैंने कल रात को ही उनसे माफ़ी मांग ली थी और फ़ोन करके दोबारा उनसे मीटिंग करने की भी बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया मीटिंग करने के लिए और मुझे माफ़ भी नहीं किया। ये सुनकर कुमुद, ये तो बहुत अच्छा किया उसने, ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ। जब देखो झांसी की रानी बनी घूमती रहती है। वो अभी भी बड़बड़ कर रही थी। पंखुड़ी अपनी माँ का गुस्सा जानती थी कि वो आसानी से तो चुप होने वाली नहीं है, पर फिर वो कुछ सोचते हुए, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। इसके बाद वो सबको अपना प्लान बताती है। उधर आराध्या प्रशांत के पास जा रही थी। वो दंदनाते हुए प्रशांत के पास पहुंचती है, पर तभी उसका पैर उलझ जाता है और वो संभल नहीं पाती और सीधा गिरती है प्रशांत के ऊपर। तो अचानक हुई इस हरकत के लिए क्या तैयार होगा प्रशांत, और क्या प्लान बनाया है पंखुड़ी ने, ये तो आपको नेक्स्ट भाग में पता चल ही जाएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।